फाइनेंशियल ईयर का एंड ऑलमोस्ट आ गया है, तो ऐसे में 3 टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजीज जो आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें जो इस वक्त कंसिडर की जा सकती हैं। देखिए, टैक्स सेविंग्स भावना दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो ये कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मतलब आप जानते होंगे कि 5 सोर्सेस होते हैं। सैलरी होता है, बिजनेस होता है, कैपिटल गेन होता है, हाउस प्रॉपर्टी होता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है, जिसको हम रेसिडुअल सोर्सेज कहते हैं। तो आपकी किस सोर्स से इनकम, एक तो इस पर निर्भर करता है। दूसरा इस पर निर्भर करता है कि आप ओल्ड रजीम में है या न्यू रजीम में, क्योंकि ओल्ड रजीम में तो टैक्स सेविंग के ऑप्शंस हैं और लोग अब तक तो सबको पता चल चुका होगा कि न्यू रजीम में जो टैक्स सेविंग के ऑप्शंस थे उनको लगभग खत्म कर दिया गया। कुछ एक बचे हैं, जैसे एनपीएस है और छोटी मोटी कोई चीज रह गई है। पर न्यू रजीम लाने का पर्पस ही यही था कि ये जो आप इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बचाते थे, रेंट पे करके टैक्स बचाते थे, कहीं डोनेशन करके टैक्स बचाते थे, उन सबको खत्म कर दिया गया। बहुत ही सिंपल सिस्टम कर दिया गया है, जहां पर आप खाली अपना सीधा स्लैब देखिए, टैक्स कैलकुलेट करिए और जमा करा दीजिए। तो अगर टैक्स सेविंग टॉप स्कीम्स ओल्ड रजीम में आप मेरे से पूछें तो एटीसी आज भी है 1.5 लाख तक। मेडिक्लेम यानी कि मेडिकल पॉलिसी आप लेते हैं, इंश्योरेंस, उसमें भी आप फायदा उठा सकते हैं 25,000, सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 तक, वो भी आज भी है। तो कहीं डोनेशन देते हैं आप, डोनेशन का लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा जो भी सेक्शन 80 जिसको हम चैप्टर 6A की डिडक्शंस कहते हैं वो सारी हैं। और अगर आप सैलरीड हैं तो आपको पता होगा, अगर आप हाउस रेंट अलाउंस लेते हैं, एचआरए आपकी कंपनी देती है और आप रेंट पे करते हैं तो आप एचआरए को भी माफ करा सकते हैं। रेंट पेमेंट के अगेंस्ट आप रेंट की रिसीट दिखा दीजिए, एग्रीमेंट दिखा दीजिए, आपका वो माफ हो जाएगा। तो जो टॉप की ओल्ड रिजीम में है वो तो अभी पहले वाली बनी हुई है। पर अब भावना जो निकल के नई बात आ रही है, जो मैं समझता हूँ डेली हंट के सभी व्यूअर्स और फॉलोअर्स को पता होना चाहिए, कि मेरी अपनी कैलकुलेशन कहती है कि अब जब 1 अप्रैल 2025 से जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, मुझे लगता है कि करीब 90-95% लोग अब न्यू रजीम में चले जाएंगे। तो इसलिए टैक्स प्लानिंग का तरीका जो अब तक था 31 मार्च तक, अभी भी 2/3 लोग तो करीब न्यू रजीम में अभी भी हैं। पर ये 31 मार्च 2025 के बाद अगले साल से लगभग 90-95% न्यू रजीम में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत ही कम लोग रह जाएंगे जो कि अब ओल्ड रजीम में रहेंगे। तो इसलिए टैक्स सेविंग्स के ऑप्शंस आपके पास अब धीरे धीरे कम होते जाएंगे। सरकार ने जो सबसे अच्छा टैक्स सेविंग का ऑप्शन इस टाइम है वो सेक्शन 87A रिबेट है, जिसकी वजह से ये 12 लाख है, वरना बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो अभी 4 लाख है। नए साल की बात कर रहा हूँ, पुराने साल में 3 लाख है। तो 87A का रिबेट जिसको बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से 12 लाख हो गया, वो टॉप टैक्स सेविंग का तरीका वही है। वो सभी इनकम कैटेगरीज के लिए वो अप्लाई करता है। बाकी अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो आपको 30% का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो ले सकते हैं। आप सैलरी वाले हैं, आपको पता हो सैलरी वालों के लिए 75,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो अभी भी है, वो न्यू रजीम में भी है, ओल्ड रजीम में, ये भी एक टॉप टैक्स सेविंग ऑप्शन में आता है। अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो ओल्ड रजीम में कुछ हद तक बैंक इंटरेस्ट आपका माफ है। अगर आपकी कैपिटल गेन से इनकम है तो डिपेंड करता है आपकी शेयर्स से है या किसी प्रॉपर्टी से है, उसमें टैक्स सेविंग ऑप्शंस अलग अलग हैं। सेक्शन 112A है जिसमें 1.25 लाख तक आप इक्विटी शेयर्स की एग्जेम्पशन ले सकते हैं। अगर आपने मकान बेचा है तो कोई दूसरा मकान ले सकते हैं। सेक्शन 54 में आप बेनिफिट ले सकते हैं दूसरा मकान लेके। 54 इसी तो हर इनकम कैटेगरी के लिए टैक्स सेविंग ऑप्शंस अलग अलग होती हैं और न्यू रजीम ओल्ड रजीम में भी अलग अलग होती है। सर, ओल्ड रजीम में एटीसी है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एटीसी के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, इसमें कौन कौन से तरीके जिनके जरिए टैक्स बचाया जा सकता है? एटीसी तो बहुत पुराना प्रोविजन है और लोग तो कहते थे CATC के, एटीसी को देखिए, इसको बढ़ाइए। 1.5 लाख तक की इसमें एग्जेम्पशन मिलती है। आप पीपीएफ में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस आप पे करते हैं, कंपनी का प्रोविडेंट फंड आपका करता है। कुल मिला के 1.5 लाख रुपए ही है। ये सब चीजों को कंबाइन करके आप 1.5 लाख से ज्यादा का बेनिफिट नहीं ले सकते। अपनी इनकम में से आप 1.5 लाख घटाते हैं। जो लोग सैलरी पे काम करते हैं, जिनकी सैलरी अच्छी है, उनका तो प्रोविडेंट फंड में ही ये 1.5 लाख पूरा हो जाता है। और अगर बचता है तो जो मैंने चीजें बताई, पीपीएफ है, एनएससी है, बच्चों की ट्यूशन फी वगैरह है, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट है, ये सब चीजें एटीसी में आती हैं और 1.5 लाख रुपए तक का आप इससे फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल सर, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, तो ऐसे में कौन कौन सी चीजों की डेडलाइन रहती है जो हमें 31 मार्च से पहले ध्यान रखनी चाहिए? मुझे लगता है 31 मार्च से पहले आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट करके, जैसे आपने ओल्ड रजीम का जिक्र किया, तो अगर इन्वेस्टमेंट करके आप टैक्स बचाते हैं
तो मेरी सलाह ये है कि आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स एक बार असेस कर लीजिए और उनको पूरा कर लीजिए, क्योंकि कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो आप खाली 31 मार्च तक ले सकते हैं। एक बार 31 मार्च निकल गई तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, फिर वो एक्शंस आप नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए मेरी सलाह ये है, जो लोग ओल्ड रजीम में है खासकर, उनको मैं ये एडवाइस करूंगा कि वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस पहले से निकाल लें, और अगर वो अनफुलफिल्ड है यानी कि अनयूज है तो उनको आप यूज कर लें, और यूज करके पूरी की पूरी आप देखें कि कोई बचा तो नहीं है, वरना आपका टैक्स खामखा चला जाएगा। अगर आप न्यू रजीम में हैं तो 31 मार्च से पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप एनपीएस नहीं किया है, आपने नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसमें अगर आपने नहीं किया है, तो आप एनपीएस में जरूर निवेश करें, क्योंकि वो आपको न्यू रजीम में भी मिलता है। उसके अलावा अपने सारे कागज इकट्ठे कर लें, जहां जहां से अपनी स्टेटमेंट लेनी है। अगर आप रिटर्न टाइम पे फाइल करना चाहते हैं, जुलाई तक की भीड़ भाड़ की वेट नहीं करना चाहते, तो 31 मार्च से पहले पहले आप अपने सारे कागज इकट्ठा करना शुरू कर दें। ब्रोकर से स्टेटमेंट आनी है, कंपनी से फॉर्म 16 तो खैर 31 मार्च के बाद ही आएगा, और भी कहीं से बैंक स्टेटमेंट्स इकट्ठी करनी है, जो भी करनी है आप अपना काम शुरू कर सकते हैं।